स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ टीजीटी के बारे में। ठीक है, टीजीटी के जो कमीशन निकला है उस चीज़ के बारे में, और उस टीजीटी के में एक सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो होगा आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट होगा। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे ये भी मैं बात करूँगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो टीजीटी के लिए हिस्ट्री में से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो तीन भागों में, वैसे इतिहास को आपको पता ही होगा कि इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो जिसमें आपके प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास में से इंपॉर्टेंट जो मेन सोर्सेज माना जाता है, वैसे तीनों काल के सोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं जो आपने याद रखना है। तो प्राचीन काल के जो इतिहास है के जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपने याद रखना है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर जब तक आपको ये सोर्सेज नहीं आएंगे तो आपको एंशिएंट का पता नहीं चलेगा। इसमें आपको क्या करना है, आपने इसको तीन भागों में बांटा जाता है जो आपने याद रखना है। ठीक है, एक तो आपको पुरातात्विक, ठीक है, जो आपने याद रखना है पुरातात्विक, और एक साहित्यिक। ठीक है, एक आपने साहित्यिक स्रोत रखने और विदेशी स्रोत। ठीक है, विदेशी स्रोत। ठीक है, विदेशी प्रकार के तीन प्रकार के बांटे जाते हैं। वैसे तो ये साहित्यिक स्रोत इसी के भाग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये इसी के भाग होता है। पुरातात्विक में आप अभिलेख पढ़ेंगे। ठीक है, अभिलेख के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे और इसमें आपके धर्म के बारे में पढ़ेंगे आप। और विदेशी में जो विदेशी से है जैसे कि फायर, इंसान और ऐसे और अरबी, एल्बेरुनी, मैं आपको मेन चीजें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में आने वाला है, उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके बारे में दूसरा जो टॉपिक रहता है एंशिएंट में, वो रहता है आपका पाषाण काल यानी स्टोन एज। इसमें भी आप कई भागों में बांटते हैं इस चीज को, जैसे पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा मध्य पाषाण काल, ये इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नव पाषाण काल, जिसके बारे में आप बोलते हैं कि अग्नि का आविष्कार इसी काल में हुआ है। वैसे इसके अलावा और काल, पाषाण काल भी माने जाते हैं, जैसे ताम्र पाषाण काल, ठीक है, और महापाषाण काल। ठीक है, ये इस प्रकार के जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पूरा पाषाण काल जो पुराना है, ठीक है, जब आदिमानव आया उस चीज के बारे में, तो इनके जीवन के बारे में पूछा जाता है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या, यानी कि आदिमानव ने आने वाले टाइम में क्या क्या किया, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद सिंधु घाटी, जो आप सब जानते हैं, इन सिंधु घाटी में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी नॉर्मल चीजें किसने खोज की, ये सारी चीजें ये तो आपको ऑलरेडी पता है। जो आपने अलग पढ़ना है उसमें पढ़ना आपने जो लोथल, ठीक है, और इसमें मैं हड़प्पा भी गिन रहा हूँ, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा, ये स्थल आपने पढ़ने हैं। और आपके बनावली और आपका कालीबंगा, ये मैं नहीं लिखा रहा हूं मैं, बट इसमें आपने याद क्या करना है, यहां से जो एविडेंस मिले हैं, यानी यहां से क्या क्या चीजें मिले हैं वो चीजें आपने याद रखनी है इसमें। ठीक है, कि लोथल, देखो हड़प्पा में इसी में बोल रहा हूँ। ठीक है, हड़प्पा तो है ही है, मोहनजोदड़ो तो है ही है, क्योंकि मैं इसको ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये आप नॉर्मल पढ़ते हैं, हड़प्पा भी आप पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो भी आप पढ़ते हैं, बट लोथल भी पढ़ा होगा। बट आपने क्या करना है, जितने भी मैं स्थल की बात कर रहा हूँ, इनके जीवन, इनकी इनके जो यहाँ स्थल है उससे क्या मिला है वो आपने टीजीटी में याद रखना है कि इस एविडेंस से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है, धोलावीरा से क्या मिला है, कालीबंगा, जो अन्य स्थल भी है जो नहीं गिन रहा हूँ बट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है आपको। ठीक है, जो आपने इसमें याद रखना है, टीजीटी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वैदिक सभ्यता को आप दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक ऋग्वैदिक सभ्यता, ठीक है जी, एक ऋग्वैदिक सभ्यता जो आप बोलते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, दूसरी उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल जो 1000 बीसी से लेके आपकी 600 बीसी। ठीक है, अब इसमें क्या चीज रखनी है, याद रखना वैदिक सभ्यता दो भागों में बटी है। ऋग्वेद जिसमें ऋग्वेद की रचना है, उत्तर वैदिक काल जिसमें तीन वेदों की रचना तो की गई है, बट उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांत, षड्दर्शन, ये सारी चीजों की भी रचना की है। बट इसमें आपको टीजीटी के अकॉर्डिंग क्या करना है, ठीक है, जो अधिकतर क्वेश्चन जहां से आते हैं, इनके जो प्रशासनिक हैं, उनके प्रशासनिक, राज्य जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन,
उस चीज के बारे में हमने याद करना है, ठीक है। ज्यादा फोकस जो आपने करना है वो इसमें करना है, क्योंकि आप इसमें से काफी हो। याद रखना, आर्थिक जीवन, प्रशासनिक, राजनीतिक, जितने भी चाहे साम्राज्य क्यों ना हो, उसके बारे में आपने डिटेल में पढ़ना है। जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं, आज जो आपने थोड़ा डीपली पढ़ना है उस चीज के बारे में। अब महाजनपद और धार्मिक आंदोलन, देखो महाजनपद आपके 16 है, ठीक है। उनकी कैपिटल याद रखनी है आपने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उनकी कैपिटल याद रखनी है। धार्मिक आंदोलन में क्या करना आपने, धार्मिक आंदोलन आपने बौद्ध धर्म, इनके बारे में पूछा, शिक्षा पूछी जाती है कई बार इनके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है जी, जैन धर्म और आपका हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में आपके शिव भी आएगा, विष्णु भी आएगा, और बट इसमें याद करने वाली चीज देखो, बौद्ध धर्म ये महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में ऑब्वियसली बात आपको आज तक पता है और आप पढ़ते भी हो, जो बार बार पढ़ते हैं। जैन धर्म के बारे में आपको ये पता है कि फलाना क्या चीजें थी, यू कौन था, ये सब चीजें आप पढ़ते हो। बट आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है अपनी है, यहाँ की जो संगतियां हुई है या शिक्षाएं, सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी शिक्षाएं, ठीक है। जो आपके इसके जीवन से हटकर जो चीजें मिलेगी वो आपके क्या पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ना है। सेम तीनों धर्मों में ऐसे ही करना है, या ये कह सकते हो आप कि ये दोनों को अलग कैसे बनाते हैं, ये आपने याद रखना है उस चीज के बारे में, जो मैं आपको महाजनपद धर्म एक टॉपिक जो इसी काल में आता है, क्योंकि इसी कार्यकाल एक जैसा ही है, वो है मगध का उत्थान। जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, आपने लिखना है जो उत्थान, यानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध का उत्थान किन किन वंशों में, मैं बता देता हूं। मगध का उत्थान 3 वंशों ने किया है, ठीक है। एक आपका हर्यक वंश, दूसरा आपका शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। इन 3 वंशों ने मिलकर इनको 16 महाजनपद हुए, यानी आप 15 कह सकते हो क्योंकि मगध था, ठीक है। तो इन 15 महाजनपद को हराया और किस साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य वंश में तो अपने राजा तो याद रखने हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मौर्य रखना आपने यहाँ, ठीक है। दूसरा बिंदुसार भी आप रख सकते हो। क्रोनोलॉजिकल तो आपने सारे याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल तो आते हैं, कई बार क्रोनोलॉजिकल पूछा जाता है, बट इसमें से आपने आपको अधिकतर पता होगा अशोक के बारे में पढ़ना आपने। अशोक के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, बट उसके धर्म के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। याद रखना कि उसका जो धर्म आता है, बौद्ध धर्म, जो उसने धम्म अपनाया या उसकी शिलालेख, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बौद्ध धर्म के बारे में, जो उसने बौद्ध धर्म में, दूसरा जो उसने अभिलेख चलाया है, अभिलेख में से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इसमें याद रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। बाकी इनका प्रशासन, मैंने पहले ही बोला है कि प्रशासन तो आपने सारी चीज का पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट में प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का, वो जो आपने पढ़नी पड़नी। जब एक मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो उसके बाद आपने सबसे चीजें क्या करनी है, मौर्य साम्राज्य में आपको मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्योत्तर काल में आपको 2 चीजें मिलती है, जिसको मौर्योत्तर काल बोलते हैं। वो बोलते हैं आपके जिसमें देशी शासक आएंगे, ठीक है, देशी शासक के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, और विदेशी शासन के बारे में, ठीक है। विदेशी शासन के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। देशी शासन में आप क्या पढ़ेंगे कि जो शुंग था उसका संस्थापक कौन है, जो कर्ण वंश था उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो विदेशी में पढ़ेंगे, इसमें में से सातवाहन भी पढ़ सकते हो आप, सातवाहन भी इंपॉर्टेंट है, सातवाहन के बारे में आप पढ़ेंगे, किसने की स्थापना, जो भी होगा। विदेशी में आपके यूनानी के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, शक के बारे में पढ़ सकते हो, पहलप के बारे में पढ़ सकते हो, बट मैं वहां यहाँ वही चीजें ऐड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के बारे में आप पढ़ सकते हो, जो कुषाण का शासक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके मौर्योत्तर काल के बारे में है, जो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उसके बाद गुप्त काल में, जैसे कि मौर्योत्तर ये सारी चीजें खत्म होती है, गुप्त काल में आप श्रीगुप्त संस्थापक ये याद रख सकते हो आप, बट आपने इसमें क्या याद रखना है, इसमें समुद्रगुप्त भी आपने याद रखना है, ठीक है। समुद्रगुप्त आप याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द्वितीय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुमार हो सकता है तो आप कुमार गुप्त भी पढ़ लें, बट याद ये चीज याद रखनी है आपने, क्रोनोलॉजिकल आपने जरूर पढ़ना है, किसके बाद कौन सा राजा रहा है, किसके बाद क्या राजा रहा है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त जिसको स्वर्णिम कालिदास इसके दरबार में थे, ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़नी है। कुमारगुप्त
के बारे में, जो इसके बाद रहा है तो कैसा शासन चला, तो ये सारी गुप्तकालीन क्रोनोलॉजिकल जरूर याद रखें आप सारी चीजें, क्योंकि मैं क्रोनोलॉजिकल ही आपको बता रहा हूँ। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक रहा, ठीक है, वो सारी चीजें हैं जो इसके बारे में पता होना चाहिए। राजपूत काल में आपको राजपूत बहुत इंपॉर्टेंट है। राजपूत में बहुत सारे वंश आते हैं, जैसे कि आपका पाल वंश, ठीक है जी, पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, इनके बारे में जरूर आप पढ़े, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, चौहान वंश, ठीक है जी। और साउथ में आप नीचे पढ़ सकते हैं चेर, पांडे, ठीक है, और चोल, इसमें पढ़ सकते हैं। और दक्कन के वाले पठार में आप पढ़ सकते हैं बादामी के चालुक्य, बादामी के चालुक्य, पल और राष्ट्रकूट, ठीक है जी। ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, यानी कि राजपूत काल में, ठीक है। राजपूत काल में ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एंशिएंट के बारे में बता रहा हूँ कि एंशिएंट में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, वही चीजें मैं आपको बात कर रहा हूँ। विदेशी में आप 3 प्रकार की चीजें पढ़ते हो, वैसे तो ये पूर्व मध्यकाल में आता है, बट हम इसके बारे में इसी में डिस्कस करने वाले हैं कि मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन कासिम, और महमूद गजनबी के बारे में, महमूद गजनबी के बारे में, और मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है, मोहम्मद गोरी के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आप ये समझें, ये आप नॉर्मल सी चीजें याद रखेंगे। 712 में है जो आपको, और 1000 बीसी या 127 तक इसने आक्रमण किए, नहीं कि महमूद गजनबी ने 17 आक्रमण किए, और इसने 1175 तक शासन किया, ठीक, तो 1175 से सॉरी स्टार्ट किया है शासन इंडिया में। तो याद रखना, जो अगले दो हैं, जो अगले दो हैं वो आपने क्या करना है कि ये सिर्फ ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए और धन लूटने के लिए थे। असल में मुस्लिम साम्राज्य में जो स्थापना की है वो मोहम्मद गोरी ने की है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एंशिएंट में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और वो कौन कौन से काल हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीजें जो हम आगे आपको इसको एक एक करके लेक्चर भी बताएंगे क्या क्या चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। मेडिवल पे आते हैं। मेडिवल जैसे आपके पता होगा कि मेडिवल 1206 से लेकर 1707 तक स्टार्ट होता है, ठीक है। मेडिवल 1206 से लेकर 1707 तक होता है, जिसमें आप दिल्ली संघ पढ़ेंगे, दिल्ली पर राज करने वाले कौन कौन से पुरुष हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें आदमी इसके काल के बारे में बताना चाहिए कि गुलाम वंश, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। गुलाम वंश कब से कब तक रहा, ये आपको पता होना चाहिए। खिलजी वंश कब से कब तक रहा, वंश कार्यकाल की बोले। तुगलक वंश कब से कब तक रहा, ये पता होना चाहिए। सैयद वंश कहां से कहां तक रहा, ये पता होना चाहिए। लोधी वंश कहां से कहां तक रहा, इतना आपको पहले पता होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है आपने कि आपको इन शासकों के बारे में पता होना चाहिए कि गुलाम वंश में कौन कौन से राजा था, ठीक है। तो आप इसमें जैसे ऐबक, कुतुबुद्दीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, ठीक है जी, इल्तुतमिश, और आप इसमें आप पढ़ सकते हैं बलबन। वैसे इसमें से और भी बहुत सारे वंश, रजिया सुल्तान भी थी, पहली महिला शासिका थी, बट इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ऐबक है, इल्तुतमिश है और बलबन है, ये 3 इंपॉर्टेंट है। और गुलाम वंश जो स्टार्ट हुआ है वो 1206 से लेके 1290 तक, जैसे मैंने बताया कि 90 तक, ये इनके कार्यकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब पहला दूसरा जो शासन है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में ये पता होना चाहिए। वैसे तो इसका जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, बट आपने क्या करना है कि इसमें याद ये रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है जी, अलाउद्दीन खिलजी मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। एक नॉर्मल चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि मैं बता ऊपर मैंने बताया, तो ये इसको भी पता होना चाहिए कि 1290 से लेके 1320 तक रहा, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ऐबक। ये तो नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए, बट जिसके बारे में आपको अच्छी से पता होना चाहिए, जो ऊपर मैंने बताया कि डिटेल के बारे में भी पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी क्या था, क्या काम किया, क्या नहीं, तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तुगलक वंश में बारे में आपको मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है जी, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा फिरोज शाह तुगलक, इन दो के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक रहा, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज है जो मैं बता रहा हूँ कि 1320 से लेकर 1387 या 1414 लिख सकते हो आप, 1414,
ठीक है। बट वैसे तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। मैं ये तुम्हें बोल ही रहा हूँ कि संस्थापक तो आपको आने ही चाहिए, बट जिनके बारे में डिटेल में होना चाहिए वो लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके बारे में आपको बता, देखो सेल मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ इसका संस्थापक याद रखना है, कुछ राजा क्रोनोलॉजिकल याद रखना है। खिलज खां, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 1414 से 1451 था, 1451 तक रहा, ये सीधे आपको पता होना चाहिए। लोधी वंश में वैसे तो संस्थापक बेहलोल लोधी था, बट इसमें आपने याद सिकंदर लोधी याद रखना है, ठीक है। और आपका इब्राहिम लोधी भी आप याद कर सकते हो, ये भी आप याद कर सकते हो। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको वो शॉर्ट बता रहा हूँ जो आपने याद करनी है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सूफी आंदोलन ये इसी काल में आया है, याद रखना। जो सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, ये जो काल में लिखा रहा हूँ, ये जो आपका 1206 से लेके 1526 तक है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, इनमें से 5 वंश ये थे, तो उनके बारे में उनके समय में ही सूफी आंदोलन, ठीक है, और भक्ति आंदोलन, ठीक है, ये भी इसमें से ही है। और जिसमें आप सूफी आंदोलन में बहुत सारे, जैसे आपको चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की, ठीक है, सुहरावर्दी, ठीक है, शतारी, ठीक है जी, आपके फिरदौसी, ठीक है, नक्शबंदी, ठीक है। ये इन संप्रदाय में सूफी आंदोलन बढ़ गया था। सेम भक्ति आंदोलन में आप रामानंद पढ़ेंगे, बल्लभाचार्य पढ़ेंगे, शंकराचार्य पढ़ेंगे आप, ठीक है जी। और मीराबाई, रामानंद, रामानुज, ये सारी चीजें, कबीरदास, ये सारी चीजें भक्ति आंदोलन में पढ़ेंगे, जो हिंदू धर्म में जो सुधार हुए उन चीजों के बारे में, ठीक है। बहमीन वंश के ये 2 वंश रहे हैं, और उसी समय है जब ये हैं, ये भी उसी काल के हैं। और ये आपको पता है विजयनगरी साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुखारा 1336, और बहमीन वंश की ब्राह्मण शाह ने 1347, ये इन्हीं के काल में है। ये जो ये वाला ये सिर्फ यही काल है, ये वाला 1206 से लेकर 1526, ये जो वंश रहा है, ठीक है जी। उस चीज के बारे में अब मुगल काल में क्या पढ़ना आपने, बाबर, इनके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, बाबर के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, हुमायूं, और एक राजा आपने अच्छी तरह से पढ़ना भी है इसको, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ठीक है, और औरंगजेब, ये मुगल वंश के राजा है। इनके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहिए, बाबर ने क्या चलाया, शेरशाह सूरी ने क्या चलाया, कौन मकबरा है, कौन सी मस्जिद बनाई, क्या काम किए, फलाना फलाना जो भी चीजें, ठीक है। तो मराठा में आप करेंगे शिवाजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री में शिवाजी जो मराठा जो पेशवा आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। शिवाजी आपका इसमें आएगा, क्या बोलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में आएगा। और पेशवा यानी कि शिवाजी के जो प्रधानमंत्री है, जिनके पास सारी पावर आ गई थी, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपके मेडिवल हिस्ट्री के। अब आते हैं हम आधुनिक इतिहास पे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में, कि आधुनिक इतिहास में आप यूरोपीय कम्युनिटी का आगमन पढ़ेगा, जो एक पहला टॉपिक आता है, ठीक है, ये भी इसी में आता है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप, पुर्तगाल, डच के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है, और फ्रांसीसी के बारे में, ठीक है। इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किन्होंने कब कब यहाँ पे फैक्ट्रियां बनाई, ये चीजें पढ़ेंगे। अब इन सभी जो हराने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या शासन रहा, जब उन्होंने इनको हरा दिया तो उनका शासन कैसा रहा, शासन का मीन्स मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको कंपनी के शासन के बारे में, कि जो आगे गवर्नर जनरल थे, उस चीज के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर 19वीं शताब्दी में क्या पढ़ेंगे आप, इसमें आप ब्रह्म समाज पढ़ेंगे, ठीक है, आर्य समाज पढ़ेंगे, प्रार्थना समाज पढ़ेंगे, वेद समाज पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ेंगे। जो राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताना चाहिए, दयानंद सरस्वती के बारे में आप पता होना चाहिए,
स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बहुत सारे। इसी के अंतर्गत आपके एक्ट भी आते हैं, एजुकेशन एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सारी चीजों में काम आएगा। 1857 का विद्रोह जो, अब ये तो आपने पढ़ना है, पर जो इससे पहले जनजाति विद्रोह हुए हैं, ठीक है, उनको भी पढ़ना है आपने, यानी कि 1857 से पहले जो विद्रोह हुए हैं, किसने क्या नेतृत्व किया, वो आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। राष्ट्रवाद की भावना, ये राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ है, तो इनको आपने बहुत सारे टॉपिक से पढ़ना है, जैसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, उदारवादी जो दल था और उग्रवादी दल था, क्रांतिकारी थे, ठीक है, और महात्मा गांधी का योगदान, महात्मा गांधी का योगदान, ठीक है, कुछ चीज के बारे में पढ़ेंगे। प्लस आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे और वायसरॉय के बारे में, ठीक है, उन चीजों के आप बारे में पढ़ेंगे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल भी हो सकते हैं, भारत के गवर्नर जनरल भी हो सकते हैं और भारत के वायसरॉय भी हो सकते हैं। इसका मेन जो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तंभ माना जाता है, अगर आप उनके गवर्नर जनरल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और उनके बारे में या उनके समय जो घटना हुई उस चीज के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये सारा चीजें आपका सिलेबस है जो आपने अच्छी तरह से हिस्ट्री में पढ़ना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको अगर इससे बाहर आपको कहीं से भी नहीं आएगा। आपने जो मैंने थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में बताया कि कौन कौन से सिलेबस हैं और उसको किस किस हिसाब से आपने पढ़ना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला हो, ठीक है। और वैसे ही हम दूसरे सिलेबस के दूसरे जो टॉपिक हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो आपका एक ज्योग्राफी हो, इस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर हर एक टॉपिक का आपको डिटेल में बताया जाएगा जब भी आगे इसमें इसी YouTube चैनल पर मिलेगा आपको। बट आपको इतना पता जरूर होना चाहिए कि हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्या क्या सिलेबस है और किस पे आपने फोकस करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो दूसरी वीडियो आएगी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आएगी, जो आपके TGT के लिए चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।